हेलो एस्पिरेंट्स, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं जो हमारे बिहार पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका पार्ट 2 है तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अभी तक हमने इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं आज 51वें क्वेश्चन से। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ ना मिली हो तो इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 91 क्वेश्चन में? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? क्या दिया क्वेश्चन में कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1965, 1970, 1910 या 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई। देखते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको कहते हैं, की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 में की गई। जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको? बीएसएफ की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में। यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन है। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को। ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 को, या ऑप्शन डी 15 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर के आसपास जो संविधान दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियम निमित और आत्मर्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने, इसको अंतिम रूप देने की तारीख जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। संविधान को क्या अपनाने, उसके पूर्ण होने और साथ ही पारित होने, अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। ध्यान रखिएगा ये तारीख कहाँ पे दी है? प्रस्तावना में दी हुई है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने, पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 है। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ये आपको पता होगा। और बाकी 26 नवंबर को आत्मर्पित किया गया, अधिनियमित किया गया और अंगीकृत किया गया है, ठीक है। ये शब्द लिखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी पेपर में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वही मैंने जो ऊपर बता दिया जैसे आपको। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को अपनाया गया। संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया? और क्वेश्चन क्या दिया है? संविधान सभा को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ब्रिटिश संसद और ये गवर्नर जनरल तो हटा ही देंगे। अब बचा कौन सा? संविधान सभा और भारतीय संसद। तो इसका राइट आंसर क्या है? संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया, ठीक है। भारतीय संसद नहीं होगा इसका आंसर। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्रम बताना है आपको कौन सा सही है, ठीक है। तो क्रम कौन बताना है कौन सा सही है? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? प्रस्तावना में जो कीवर्ड लिखे हैं उसके क्रम बताना है कौन सा सही है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। देखते हैं ऑप्शन डी क्या दिया है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष दिया है, लोकतंत्रात्मक की जगह जनवादी लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सीक्वेंस ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में काफी बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हैं, ये सारा भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें ये से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष मूल शब्द में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे ये दोनों। ये अभी हमने ऊपर जैसे बताया था पहले लेक्चर में कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये लिखा है आगे, जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों को निर्धारित क्रम क्या है?
कि जब दो शब्द जुड़ गए तो इनका क्रम ये हो गया, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये पूर्णतः संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, जैसा मैंने भी ऊपर बताया उल्लिखित ये शब्द दिए हुए हैं। बाकी इसको थोड़ा बदल के पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 56 नंबर पे। फिर वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार भारत को किस प्रकार घोषित किया गया है। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, वही ऑप्शन नंबर इसका सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्या दिया क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है। इसमें डायरेक्ट यही पूछ रहा है कि प्रस्तावना किससे आरंभ होती है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रस्तावना चालू होती है हम भारत के लोक से, उसके बाद प्रस्तावना की लाइन याद रख लीजिएगा पूरी है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। ये लाइन पूरी ध्यान रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें और ध्यान रख लीजिए प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना जो है इसमें 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं हमारी प्रस्तावना में। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये ध्यान में रखिएगा, और 2 प्रकार की समता दी हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता। न्याय कौन कौन से दिए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की व उपासना की। कौन कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। और बाकी 2 तरह की समता दी गई है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये 3 प्रकार के न्याय दिए हुए डीपीएसपी में भी इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। 3 प्रकार के जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इनका उल्लेख जो है डीपीएसपी में भी मिलता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में जो प्रजातंत्र दिया गया वो कौन से तथ्य पर आधारित है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है संविधान लिखित है, या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, साथ ही या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ जनता को सरकार को चुनने का और बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। जनता है वो सर प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को चुनती है, और हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं जिसके द्वारा सरकार बदल भी सकती है अगर सरकार अच्छा कार्य ना कर रही हो कोई तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। प्रजातंत्र का आशय जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, अर्थात लोगों को सरकार चुनने बदलने का अधिकार होता है। भारत में प्रजातंत्र का यही आशय है। ये जो कथन है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसके द्वारा दिया गया था कथन, ठीक है। और जो वोट का अधिकार है उसमें 325 आर्टिकल और 326 आर्टिकल ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टिकल 325 और 326 याद कर लीजिएगा। ये जो है हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, जो भारत का संविधान है उसकी प्रकृति क्या है, ये दिया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। संघीय प्रकृति भारत के संविधान की एकात्मक है, संसदीय है, या प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, ये ऑप्शन डी के दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रकृति में एक संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। और साथ ही एकात्मक कब बन जाता है, इमरजेंसी के टाइम, आपको पता होगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम, ये किसकी विशेषता है भारतीय संविधान की, जो इमरजेंसी के टाइम एक संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है भारतीय संविधान, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका जरा पहले। संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया है, संघात्मक, एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंदर सारी शक्तियां जो हैं एक ही सरकार में निहित है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इनमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन रहता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। आपत्ति क्यों है प्रोफेसर जेनिंग्स के अनुसार, जो
प्रोफेसर वेयर ने इसे क्या कहा, अर्धसंघी संविधान का अथवा एकात्मक संविधान का, जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है, कहा इसने। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ये हमको पता भी होगा कि भारतीय संविधान में जो केंद्रीकरण है वो मजबूत है, और जो राज्य हैं उनको कम विषयों पर अधिकार मिले हुए हैं। तो इसी कारण ये मुद्दा में भी रहता है चर्चा में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक है, ना ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय है, किंतु भावना में क्या है, एकात्मक है। तो दरअसल ये यही बताना चाह रहा है, पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें, कि जो एकात्मक संविधान होता है वहाँ पे सारी शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है, और जो संघात्मक होता है वहाँ पे दोनों में शक्तियों का विभाजन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही कहना चाह रहा है। तो जो भारतीय संविधान है वहाँ ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना पूर्ण रूप से संघीय है। तो यही पूरा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, अलग अलग विधिवेत्ताओं ने ये सब चीज़ें बताई हैं, तो वही इसी बारे में लिखा हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, जुडिशियल रिव्यू से, या दल बदल कानून से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये कब लाया गया दल बदल विरोधी कानून? ये लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985। कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, सॉरी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है, 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ी गई, यही दिया हुआ इसमें। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत हैं। जो भूमि सुधार के विषय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार के विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो जहाँ तक ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, देख लेते हैं। सॉरी, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार के विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जो भारत की नागरिकता है वो कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती? ये दिया है, नहीं की जा सकती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती? ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। जन्म से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन सिंपल नहीं, बेसिकली इसके ऑप्शन बहुत सिंपल कर दिए गए, तो कोई भी इसको कर लेगा। ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ये दिए हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधार कौन कौन से हैं? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा। तो इनके द्वारा क्या कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया है? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ऑप्शन दिया हुआ है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, और देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 11 अक्टूबर 2019 या 11 अक्टूबर 2020। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 अक्टूबर 2018। 11 अक्टूबर 2018। चलिए देखते हैं क्या दिया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया, उसी तिथि से लोकसभा में पारित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर और 11 दिसंबर 2019 है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। कब से लागू हो गया? 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? ये जो राष्ट्रपति ने इस विधेयक को कब मंजूरी दी थी? 12 दिसंबर 2019 को। ठीक है, और यह विधेयक जो अधिनियम बन गया था 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दी थी, तभी से लागू हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ऑप्शन देखने क्या दिया है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन बी, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। ऑप्शन सी, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। या ऑप्शन डी दिया है क्या, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो विधि का नियम से मतलब क्या होता है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य से मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है, न्याय के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यही है इसकी मूल भावना। आगे देखते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। विधि का नियम का समान अर्थ यह है कि देश के लिए कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति,
लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14, कौन सा अनुच्छेद 14 जो है वो कौन सा प्रावधान करता है? ये जो ऊपर दिया गया, विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई संविधान द्वारा? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? शक्ति किसको दी गई संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की? तो ऑप्शन उसमें होगा डी राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कौन कौन से अनुच्छेद के द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 226 के तहत, इन दोनों के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर कोई भी आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे अपील कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। मूल अधिकारों के प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय 226 को है। उपरोक्त न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग करके 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कौन? ये सुप्रीम कोर्ट पर परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हाई कोर्ट है उसकी जो रिट जारी करने की पावर है, रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। ठीक है, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट है ये ध्यान रख लीजिएगा। परमादेश है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार, प्रक्षा, उत्प्रेषण है और तथा प्रतिषेध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? किसमें मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या, 112 से 115, 222 से 35, 12 से 35 या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। 12 से 35 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, और जो डीपीएसपी है वो किससे दिया? 36 से 51 में दिया गया है। तो किसमें? डीपीएसपी 36 से 51 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो इसमें अलग अलग तरह के अधिकार की है कैटेगरी दी गई है मौलिक अधिकारों में, इक्वलिटी की है, फ्रीडम की है, स्वतंत्रता की है, जीवन की है, सब चीज़ें देख पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अलग से, या फिर कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में इसमें जो दिया गया, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले ये कितने थे? 7 थे। पहले जो मौलिक अधिकार थे 7 थे। उसमें जो संपत्ति का अधिकार है वो आप सबको पता होगा, उसको हटा दिया गया है और 300 का में डाल दिया गया है। एक विधि का अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तब से 6 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 एक ए के तहत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 19 एक ए जो है वो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, उसी के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी नहीं है उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, ये मूल अधिकार पहले था, हुआ करता था, अब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। 44वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रख लीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया, अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया, और ये केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिए गए, यही बताया गया इसमें, जो ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया है प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार, परीक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, अधिकार परीक्षा को क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम की संज्ञा भी दी जाती है। इसको अधिकार परीक्षा को, जो ये सब क्या है? रिट है। ठीक है, ये रिटों के प्रकार दिए गए हैं, इसमें जो अधिकार परीक्षा रिट है उसको पोस्टमार्टम की संज्ञा भी दी जाती है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 32 में। ठीक है, देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। किसने कहा था? भीमराव राम जी अम्बेडकर जी ने जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संविधान उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा क्या होता है? न्यायालय लोक पद अधिकारी पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इससे क्या करता है? अधिकार परीक्षा से
जिसके द्वारा न्यायालय जो है लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णित न्यायिक कार्रवाइयों की जांच की जाती है। उत्प्रेषण में भी क्या होता है कि न्यायिक कार्रवाइयों की जांच की जाती है। आगे देखते हैं। पोस्टमार्टम भी एक कार्रवाई है जिसमें मृत व्यक्ति की ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो इसमें जो आता विकल्प ई उत्तर सही है, लेकिन जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में क्या बताया था, विकल्प डी सही माना इसको। तो उसमें एक से अधिक हो जाएगा। क्या क्यों इसमें उत्तर आंसर डी का ही? इसमें उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम की संज्ञा कहते हैं और अधिकार परीक्षा को भी पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो आयोग ने पहले इसको माना का था अधिकार परीक्षा, और इसका राइट आंसर जो लेकिन है वो ऑप्शन नंबर ई है। एक कल्याणकारी राज्य क्या आदर्श वर्णित है? एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य का किसमें वर्णित है? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ये जो आदर्श है कल्याणकारी राज्य के किसमें वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य द्वारा नीति निर्माण में कानून के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इसमें ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, जो डीपीएसपी हैं आपको मैं पहले बता चुका हूँ कौन से आर्टिकल में, 36 से 51 तक। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप अलग से अगर नहीं पढ़ा हो अभी तक तो। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन देखते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी या चुनाव आयोग अधिनियम में। तो पंचायती राज प्रणाली का किसमें व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है। ये जो पंचायती राज प्रणाली इसमें दिया हुआ है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? गांधीवादी सिद्धांत है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो पंचायती राज प्रणाली डीपीएसपी में दी हुई है, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें वही दिया, 1940 में ग्राम पंचायतों का गठन है, लेकिन ये नहीं बताया इसमें गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है, मतलब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या फर्क है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए हैं और उपरोक्त राज्यों के लिए हैं। जो मतलब डीपीएसपी वो केंद्रीय सरकार के लिए है और जो मौलिक अधिकार राज्यों के लिए है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। मौलिक अधिकार ये इसमें दिया है, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन डी दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीपीएसपी जो है प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। तो इसका यही राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। और डीपीएसपी के भाग 4 में दिए हुए हैं क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के निर्देश करते हैं, और भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो राज्य के प्रति नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 73 नंबर के। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन देखते हैं, 40वां, 43वां, 42वां या 39वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये आप सबको पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का शामिल किया गया है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? वो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। इसको ध्यान में रखिएगा। किससे संबंधित है 11वां मौलिक कर्तव्य? बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों को क्या आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, मतलब क्या? ये क्या है आचार आदेश? ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज या डीपीएसपी। तो इसमें ये डीपीएसपी होगा। आचार आदेश, सॉरी डीपीएसपी नहीं, इसमें क्या होगा? पंचायत मौलिक कर्तव्य होगा इसका राइट आंसर। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनको आचार आदेश भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 75 पे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्यों में कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण,
हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसमें ऑप्शन यही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आंसर नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। इसका राइट आंसर ये होगा। ये मौलिक कर्तव्य दे दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद में है? 51 का 4 में। ठीक है, 51 का 4 में शामिल है क्या? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति, क्वेश्चन क्या दिया हुआ? राष्ट्रपति ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? संसद में वोट दे सकता है। और ऑप्शन ई क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ई दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है? संसद का हिस्सा होता है, ये संसद का एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति जो है, लेकिन यह संसद में बैठता नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद कौन सा राष्ट्रपति के लिए है? अनुच्छेद 52। ठीक है, जो कहता है कि राष्ट्रपति होगा। आप देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसमें भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, और गुप्त मतदान होता है। कौन सा मतदान होता है? गुप्त मतदान। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो देख लेते हैं इसमें आगे। अनुच्छेद 55(3) ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद कौन सा? 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली द्वारा होगा। इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, रेशियो प्रोपोर्शनल। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड जो चुने हुए हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ठीक है, और जो राज्यों की में कौन कौन, राज्यों की विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी, और दिल्ली और पुदुचेरी, कौन? दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने हुए जो भी होंगे। ठीक है, तो जितने भी इसमें होंगे चुने हुए होंगे, और दिल्ली पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी इसमें जोड़ा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद होता है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा किसको जाता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसको सौंपा जाता है? ऑप्शन देखने क्या क्या दिया हुआ है। भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अगर कोई विवाद होता है तो सौंपा जाता है उसको। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1), कौन से अनुच्छेद? 71(1) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निश्चय किया जाएगा वो अंतिम होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा। और अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कौन से अनुच्छेद? 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है। ठीक, अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ग के अनुसार तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से हटाया जाएगा। कौन सी रीति से? महाभियोग की रीति से हटाया जाएगा। और कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 61 में। और ये जो है कौन सा एकमात्र आधार है राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के लिए? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो एकमात्र आधार कौन सा है? संविधान का अतिक्रमण। इसको ध्यान रखिएगा जरूर। एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण, इसके आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विरोधी दल का नेता होता है, या भारत सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। कौन होता है कार्यपालिका अध्यक्ष? या राष्ट्रपति होता है एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष। तो इसमें अनुच्छेद 53(1) के अनुसार
संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो क्या करेगा, संविधान के अनुसार करेगा या स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष? राष्ट्रपति होता है, इसको ध्यान में रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार है, उसमें उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ऑप्शन देखने क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मंत्रिमंडल सचिव। क्या होगा? मंत्रिमंडल सचिव इनमें से क्या होगा? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव होता है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी। ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये कौन होते हैं? सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? भारतीय संविधान में जो केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां हैं उसको किसमें निहित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या सभी तीनों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो केंद्रीय अधिशासी शक्ति हैं उसको किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद वही फिर से रिपीट है, 53 के अनुसार अधिशासी शक्ति होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जो राष्ट्रपति है किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या ऊपर मंडित सभी कारणों के आधार पर। तो किस आधार पर कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये जितने ये दिए गए आधार, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर, और युद्ध के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर कर सकता है: हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, या युद्ध के आधार पर। ठीक है, इसी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो किसके सलाह पर किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ऑप्शन सी है गवर्नर। ऑप्शन सी क्या है? गवर्नर है। और ऑप्शन डी क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? गवर्नर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? राज्यपाल जब रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को कि जो राज्य है वो जो भी संवैधानिक रूल दिए गए उसके अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 85वें क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति भारतीय संविधान जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता है? भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार नहीं देता है इनमें से? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को। ये किसका अधिकार है? ये राज्यपाल का अधिकार है। देख लीजिएगा, राज्यपाल करता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 164। कौन सा अनुच्छेद? 164 के अनुसार राज्यपाल जो है राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 86 नंबर पे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या क्या नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित जो दिए हुए हैं इनमें से क्या राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, देखते हैं ऑप्शन। क्षमा दान करने की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, आपातकाल की घोषणा और अध्यादेश जारी करने की। तो इनमें से भारत के राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के, ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी जो दिया हुआ है इसमें जो क्षमादान करने की शक्ति दी हुई है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद कौन सा? 72 के अनुसार। आपातकाल की घोषणा 352 के अनुसार, 56 के अनुसार, और 60 के अनुसार कर सकता है। और जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 123 के अनुसार। आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 124 के खंड 4, ये अनुच्छेद 124 जो है वो किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। उसका खंड 4 जो है उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया। तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है? 124 में कैसे हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा? साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, और जो कितने बहुमत से निर्णय लिया जाएगा? ये निर्णय लिया जाएगा कुल सदस्य संख्या का
बहुमत और प्लस जितने उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, ठीक है, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 और कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और राष्ट्रपति उसी सत्र में उसमें क्या करेगा, आदेश नहीं दे देगा तब तक इनको नहीं हटाया जाएगा। तो यही इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 124 के खंड 4 में, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कहाँ से थे, ये दिया गया है, कौन नहीं थे बल्कि कहाँ से थे। तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु से। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार होगा। तभी ये बीपीएससी में पूछा भी गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये ध्यान में रखिएगा। ये अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये ध्यान में रखिएगा। ये पहली बैठक जब हुई थी तब इनको बनाया गया था संविधान सभा की। पहली बैठक कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर के आसपास हुई थी पहली बैठक। तो ये ध्यान रखिएगा 9 नवंबर को हुई थी पहली बैठक, तभी इनको क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्यों चुना गया था, क्योंकि ये क्या थे, संविधान सभा में सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति थोड़ी नहीं करता है, जो उपराष्ट्रपति है दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कौन सा संविधान का अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 66 के अनुसार क्या होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, फिर से वही क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होता है। फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार ये जो दिया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद कौन सा, 64 और 89 89 के द्वारा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन देखते हैं, राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री वो किसका प्रमुख होता है, केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है 74(1) जहाँ पे प्रधानमंत्री का उल्लेख की मिलता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जानकारी राष्ट्रपति से मांगे जब भी जरूरत हो, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। बाकी ध्यान क्या रखना है, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होगी, मंत्रिपरिषद होगी सॉरी, और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान आया कि मंत्रिमंडल जो है उसका भी शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख दिया हुआ है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी मंत्रिमंडल शब्द जो है कहीं और नहीं लिखा हुआ है संविधान में, केवल अनुच्छेद 352 जो है उसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। जो संघ के मंत्री परिषद के मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, या केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन इसमें राइट आंसर क्या होगा, जो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री हों केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे जो मंत्री हैं। तो देखते हैं आगे, अनुच्छेद 75(2), कौन सा 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जो मंत्री परिषद है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, राष्ट्रपति के। और अनुच्छेद 75(3) में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद जो होगी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, किस पे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 75(3) में, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति। यहाँ पे वैसे अगर इसका आंसर माने सही तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो संसद होगा, वैसे राइट आंसर इसका लोकसभा होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 93 नंबर पे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो ऑप्शन देखते हैं, न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, या विधायिका के, या चुनाव आयोग के, या संघ लोक सेवा आयोग के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन सी कार्यपालिका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, कौन सी? ये आप सबको पता होगा, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, कार्यपालिका का विधायिका से पृथक्करण नहीं है जैसा कि यूएसए में होता है। यहाँ पे कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है और विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन जो है विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यही दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर का। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है सरकार के संसदीय व्यवस्था के संबंध में? ठीक है, संसदीय व्यवस्था के विषय में बताना है कौन सा वक्तव्य सही है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर एक है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होगी, विधायिका कार्यपालिका के प्रति, विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होगी। ये इसमें गलत दे दिए क्या? इसमें ऑप्शन होगा कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही होगी। हाँ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका। इसमें होगा क्या, विधायिका जो है वो कार्यपालिका के प्रति नहीं, कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो शासन प्रणाली को समानतः दो पद्धतियों में बांटा जाता है। कौन सी पद्धतियां दो हैं? एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। भारत में जो है ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करके भारत में क्या किया गया? ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? व्यवस्थापिका के सदस्य जो है कार्यपालिका का गठन करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका का गठन करते हैं। साथ ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति। और साथ ही संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। और जो संसदात्मक शासन व्यवस्था उसमें क्या होता है? कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा नियंत्रित भी की जाती है। राष्ट्रपति क्या है? न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, अतः विकल्प ई सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर था उसका। देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? भारत का प्रधानमंत्री है किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, वही 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वही भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो यही इसका बताना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया हुआ है, वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? जैसे मैंने भी ऊपर आपको बता दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, 352 में, या 352 में, 74 में, 76 में, या 356 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर वही होगा, 352। संविधान के मंत्रिमंडल, संविधान में क्या है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित कर दे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? जो भारत सरकार है उसको कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ऑप्शन देखते हैं, अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है इसका। किसमें? 76 में। इसके अनुसार क्या होता है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जो अटॉर्नी जनरल है वो क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप इसको हम ऊपर एक बार पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। तो इसका राइट आंसर यही होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं बार बार, तो वही व्याख्या दे। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषयों पर किसको, राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? यहाँ पे ये बताइएगा, राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है कानूनी विषयों पर? तो ऑप्शन देखते हैं, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है एडवोकेट जनरल की? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल की करता है, वैसे राज्यों में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वैसे या राज्य में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 165 में या दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? आज़ादी के बाद जो भारत के राज्य हैं उनका भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं, 1947,
1951, 1956 या सन 2000? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1956। देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। कौन सा अधिनियम? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया। तो ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी रह जाती है तो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्या है, आने वाली जो वीडियो है घटना चक्र से रिलेटेड या और भी वीडियोस, आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही क्या है, अगर आपको इसकी पीडीएफ ना मिली हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जाके आप जो पीडीएफ है लेक्चर की, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। गुड बाय।